हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 27 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में अपन 25 प्रश्न को हल करते हैं और यह प्रश्न कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होते हैं। अधिकतर प्रश्न स्टेट पीसीएस से लिए जाते हैं। आज का पहला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति दायित्वों को परिभाषित करता है? मतलब मुख्यमंत्री का क्या दायित्व होता है राज्यपाल के प्रति, यह अनुच्छेद 167 में दिया हुआ है। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री बनी थी? इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश में। आपको बताना है कि ये इस मुख्यमंत्री का क्या नाम था। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल कानून का प्रथम मंत्री कौन था? स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्री था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है। वह बिना किसी राज्य की सहमति के ऐसे कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों के माध्यम से भारत के किसी भाग में भी लागू कर सकती है और संपूर्ण भारत में भी लागू कर सकती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहां से दी जाती है? इसका उत्तर होगा भारत के संचित निधि से। राज्यपाल, राष्ट्रपति और सेवानिवृत्त जज की पेंशन दी जाती है और कई लोगों की पेंशन दी जाती है। मैं आपको इकट्ठा जब मैं डिटेल से पढ़ाता हूं तब बताऊंगा। किन राज्यों में मार्च 2013 में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई? मेघालय में की गई 23 मार्च 2013, त्रिपुरा में की गई 26 मार्च 2013, मणिपुर में की गई 25 मार्च 2013। आप देख सकते हैं 2013 में आया हुआ प्रश्न था। उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई कौन से प्रधानमंत्री के द्वारा की गई? यह नरसिम्हा राव के द्वारा की गई। मनोनीत सदस्यों के लिए क्या विशेष प्रावधान है? राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति को वह मतदान नहीं कर सकते, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, परंतु उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने का अधिकार होता है। विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? न्यायाधीश HR खन्ना। इनका कहना क्या था? अगर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात हो रही है तो उसमें 1/3 सदस्य किसी अन्य राज्य के होने चाहिए। मतलब 3 अगर टोटल सदस्य हैं, टोटल सदस्य हैं तो उनमें से एक सदस्य उत्तर प्रदेश को छोड़कर किसी अन्य राज्य का होना चाहिए। अब मैंने उदाहरण उत्तर प्रदेश का दिया था इसलिए मैंने ऐसे बताया। व्यय के अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? संसद के समक्ष रखा जाता है व्यय का अनुमान। अनुदान का अनुरोध, इस रूप में संसद के समक्ष रखा जाता है व्यय को। संसद के स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा में किस अनुपात में लिया जाता है? संसद की स्थायी समितियों के सदस्यों को क्रमशः लोकसभा के 2 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 1 सदस्य होते हैं संसद की स्थायी समिति में। अगला प्रश्न, किस आयोग ने स्थायी अंतरराज्यीय परिषद, जो आजकल अंतर सरकारी परिषद के नाम से जाना जाता है, इस स्थापना का समर्थन किया? इस स्थापना का समर्थन किया सरकारिया आयोग के समर्थन से अंतर सरकारी परिषद का गठित की गई है। अगला प्रश्न क्या है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचार करने के लिए राज्य सरकार किसकी सहमति से सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय या विनिर्दिष्ट कर सकती है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह कह सकता है कि राज्य सरकार की सहमति पर सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है। एमपीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है, आप ध्यान से देखिएगा। एमपीपीएससी में यह प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है इस आयोग से। कौन से आयोग, किस अधिनियम से? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 काफी बार एमपीपीएससी में पूछा जाने वाला है। कौन? इसमें ऑप्शन आपका होना आवश्यक रहता है। एक संवैधानिक निकाय नहीं है, काफी सारे होंगे, लेकिन योजना आयोग भी एक संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन अगर आ गया तो मतलब ऑप्शन की आपकी जरूरत होगी। किन निकायों का संविधान में उल्लेख नहीं है? इसमें भी होना चाहिए था ऑप्शन। राष्ट्रीय विकास परिषद, योजना आयोग और क्षेत्रीय परिषद, इनका संविधान में उल्लेख नहीं है। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, योजना आयोग का कोई नहीं है और क्षेत्रीय परिषदों के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं दिया हुआ है।
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, देख लीजिए फिर से एमपीपीएससी में आया हुआ है। अधिनियम 1989 के अधीन अपराध अभियोजन में न्यायालय क्या उपधारित कर सकती है? दुष्प्रेरण, सामान्य आशय, सामान्य उद्देश्य, इस तरह के अपराध को अभियोजन में न्यायालय एक उपाधारित कर सकती है। समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं, भाषायता छोड़ दीजिए ये। लेकिन एमपीपीएससी के अगर पेपर दे रहे हैं तो आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। किस चीज़ को? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989। अनुसूचित जाति, फिर से देखिए एमपीपीएससी में ही आया होगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन क्या पूर्णतः निषिद्ध है? गिरफ्तारी और पूर्व जमानत नहीं किया जा सकता है। गिरफ्तारी पर पूर्व जमानत नहीं किया जा सकता है, मतलब गिरफ्तार करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही जमानत हो सकती है। फिर से एमपीपीएससी में पूछा गया होगा, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन किस अपराध का अन्वेषण ऐसी पुलिस अधिकारी के द्वारा किया जाएगा जो किस रैंक से कम ना हो? जो किस रैंक से कम ना हो, इस अधीन का इस अपराध का अन्वेषण ऐसी पुलिस के अधिकारी के द्वारा किया गया हो जो उप अधीक्षक से कम तो नहीं होना चाहिए। कोई नॉर्मल पुलिस वाला नहीं कर सकता है, तो बहुत छोटा है, अभी अभी भर्ती हुआ है। ठीक है, कौन ऑप्शन होना चाहिए? आवश्यक होता है। राष्ट्रीय परिषद की रचना करते हैं। कौन कौन राष्ट्रीय परिषद की रचना करते हैं? प्रधानमंत्री होना चाहिए राष्ट्रीय परिषद में। संघीय मंत्रिमंडल के मंत्रीगण और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। विकास परिषद में, राष्ट्रीय विकास परिषद में प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल और राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। अगला है, किस आयोग ने यह सिफारिश की थी कि अनुच्छेद 356 का कम से कम प्रयोग होना चाहिए? यह सरकारी आयोग के द्वारा कहा गया था, क्योंकि इसके दुरुपयोग किया जा रहा था। इसका दुरुपयोग किया जा रहा था कब, किस समय की बात है, यह आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको पता हो, मैंने डिटेल से जब पढ़ाया है तो अच्छे से बताया हुआ है। अनुसूचित जाति, फिर एमपीपीएससी में पूछा गया होगा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन विशेष न्यायालय कौन सी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है? विशेष न्यायालय सामूहिक जुर्माना को आरोपित नहीं किया जा सकता है कि सामूहिक जुर्माना लगाया नहीं जा सकता है। सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को, जिसका जो अधिनियम है 1966 में अधिनियमित किया। कौन सा, इसमें भी ऑप्शन होना चाहिए था। एक उद्देश्य के रूप में अभिज्ञात नहीं है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना, यह एक अभिज्ञात नहीं है, लेकिन पंचायतों के लिए यह स्वीकार किया गया है। जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त क्षेत्रों का निर्माण करना आवश्यक होगा। संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को कब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति को प्रदान किया गया? 15 जून 2005 को। क्या आरटीआई को स्वीकार कर लिया गया राष्ट्रपति के द्वारा? आरटीआई एक्ट से अपन किसी भी अधिकारी के बारे में बायोडाटा निकलवा सकते हैं, किसी भी एक वर्ष का, जो उस समय पर कार्यरत था। ठीक है, किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जा सकता है? सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर आप राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं ले सकते हैं। मतलब अगर आप कोई कलेक्टर हैं, कोई भी कलेक्टर हैं और राज्य के मंत्री के द्वारा आप कहीं ट्रांसफर हो जाते हैं या करा दिए जाते हैं, तो आप किससे? लोक सेवा आयोग से यह नहीं पूछ सकते हैं, यह आप नहीं पूछ सकते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है? अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारी की मान्यता अधिनियम 2006 के अधीन व्यक्तिगत या सामुदायिक वन अधिकारों अथवा दोनों की प्रकृति एवं विस्तार के निर्धारण की प्रक्रिया को प्रारंभ करने के लिए कौन प्राधिकारी होगा? तो ग्राम सभा किसका है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति एवं वन्य पारंपरिक वनवासी के लिए ग्राम सभा आवश्यक होगी। ठीक है, मिलते हैं आपको 28वें वीडियो में। धन्यवाद।